अब शोहर की पेंशन की हकदार सिर्फ बीवी नहीं बल्कि तलाक याफ्ता बेटियां भी हकदार होंगी। बेवगी के बाद, बेवगी के दौरान उस बेटी को उतना ही राइट वो ले सकती है जितनी कोई अनमैरिड बेटी जो है वो लेगी। अपने बाप के मंथली पेंशन में उसको राइट मिलेगा। सिंध हाई कोर्ट के एक जजमेंट के मुताबिक बाप की जो पेंशन है उसमें बेटी को भी मुकम्मल हिस्सा मिलेगा जो कानून साजी की गई। इसी पर बात करने के लिए सीनियर कानूनदार मामून निसार मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं कि ये असल जजमेंट है क्या। सिंध हाई कोर्ट ने इसके ऊपर डायलेट जो किया है, ये सबसे पहले तो मैं बता दूं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस सुप्रीम कोर्ट के बाद सिंध हाई कोर्ट में ये कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं थ्रू अ बिल, थ्रू एन एक्ट पास हुआ है और वहाँ पे बाकायदा सिंध असेंबली ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने हैं। तो ये जस्टिस करीम साहब का बेंच है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसने इस बात को बावर कराया है कि जो फेडरल पेंशन रूल्स हैं और जो स्टेट पेंशन रूल्स हैं उनके तहत जो डिवोर्स्ड डॉटर है वो वापस प्रायोरिटी लिस्ट पे लेके आई जाए। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रूल्स, जो पेंशन रूल्स थे, वो पहली दफ़ा फ्रेम हुए थे 1977 में। उन रूल्स के तहत रूल 2 और सब रूल 4A के तहत डिवोर्स्ड डॉटर जो थी, जो बेवा बेटी थी, वो बिल्कुल आखिर में थी, प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं थी। तो उसमें माँ, बीवी, बेवा, अनमैरिड बेटी वो ऊपर थी। उसके बाद अगर कोई शेयर बच जाता था कैलकुलेशन के मुताबिक तो वो डिवोर्स डॉटर को मिल सकता था, कोई कदगन नहीं थी। मगर हालात के साथ और ये डिवोर्स रेट्स के बढ़ने के साथ साथ 1983 अक्टूबर में इन पेंशन रूल्स को दोबारा से रिवाइज़ किया गया। उसके बाद इन्होंने उसको दोबारा से सेट ऑफ रूल्स के अंदर जो प्रायोरिटी लिस्ट थी जिसके अंदर बाकी सारे लोग थे, उसमें डिवोर्स डॉटर को भी डाल। बेवगी के बाद, बेवगी के दौरान उस जो है बेटी को उतना ही राइट वो ले सकती है जितनी कोई अनमैरिड बेटी जो है वो लेगी। अपने बाप के मंथली पेंशन में उसको राइट मिलेगा। मगर विद टाइम देखा ये गया कि बाकी सूबों के अंदर तो इतनी ज़्यादा ये इश्यूज़ नहीं थे। सिंध के अंदर स्पेशली ये डिवोर्स्ड डॉटर जो है वो उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती, जिसकी बेसिस पे ये एक पिटीशन फाइल हुई सिंध हाई कोर्ट में, जो कि पेंडिंग थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगी और फाइनली फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये इसको कहा कि भाई जब रूल्स भी मौजूद हैं तो फिर इंस्टीट्यूशंस क्यों डिले कर रहे हैं। और डिवोर्स्ड बेटी का भी वही राइट है। फिर डिवोर्स बेटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके ऊपर बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन से डिजर्व ज़्यादा वो करती है। बिल्कुल, आप ये भी एक बिल्कुल एक नज़रिया। और उसके बाद जब बर्डन है उसका फाइनेंशियल बर्डन, अगर वो नौकरी कर भी रही है तो हमारे माशरे में आप देखें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है औरतों के और सैलरी रेट्स भी वो नहीं है। तो इसलिए फिर उसके लिए बर्डन है और उसका राइट भी बनता है। जब कानून में भी राइट है और एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी इक्वल राइट्स हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है उसको डिले करने की। सिंध हाई कोर्ट की इस जजमेंट पे क्या पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होगा या सिर्फ सिंध के अंदर होगा, और पंजाब के अंदर इसकी क्या कानून साजी है? इसके अंदर पंजाब के अंदर सर बिल्कुल वही फेडरल रूल्स हैं, पेंशन रूल्स वही फॉलो होते हैं। और यहाँ पर देखा ये गया है क्योंकि थोड़ा सा अर्बनाइजेशन ज़रा ज़्यादा है इंटीरियर सिंध, उनसे कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे कराची और हैदराबाद के अलावा ज़्यादा अर्बनाइजेशन नहीं है। तो पंजाब के अंदर इतना इश्यूज़ ये नहीं थे, इवन दो के डिले उसी तरह ही है जिस तरह डिले होता है। बट प्रायोरिटी की जो अगर आप बात करते हैं तो मैं ये समझता हूँ चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है तो वो डेफिनेटली प्रिवेल करेगा। अगर कोई और सिंगल बेंच की जजमेंट होएगी किसी और सूबे की तो उसके ऊपर ये डबल बेंच का फैसला जो है वो पावर रखेगा। जुडिशल प्रेसिडेंट एक अच्छा सेट हो जाएगा। पंजाब के अंदर आप क्या समझते हैं कि जो डाइवोर्स ख़वातीन हैं उनकी रेशो में कमी है सिंध के मुकाबले में, और यहाँ पे जो कानून साजी की गई है उसमें भी यही हक ख़वातीन को दिया गया है? जी, पंजाब के अंदर तो सर डिवोर्स तो खैर मेरा ख्याल है कि ऐसा एक इशू बन चुका हुआ है कि हमारे पूरे मुल्क में ही एक बहुत ग्रोइंग कंसर्न है ये जो है कि जिस हिसाब से वो डिवोर्स केसेस आ रहे हैं, तो उसके अंदर डिवोर्स डॉटर का डेफिनेटली ये राइट जो है वो बनता भी है और रूल्स के तहत भी कोई कदगन नहीं है, रूल्स भी उनके पास है। और मेरा ख्याल है कि ये जो प्रेसिडेंट, एक जुडिशल प्रेसिडेंट सेट हुआ है, जुडिशल फैसला आया है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला आया, डबल बेंच का फैसला आया, तो ये बाकी सारी रूलिंग्स के ऊपर या अगर कोई प्रीवियस एंटी रूलिंग्स आई भी होंगी इसके खिलाफ तो वो एक प्रेसिडेंट होल्ड करेगा, एक फेवरेबल प्रेसिडेंट होल्ड करेगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि वालिद की जायदाद की, तो जो तलाक याफ्ता खातून है, उनकी बेटी है किसी बाप की, तो उसका परसेंटेज पेंशन की तरह ही मिलेगी या क्या उसका तरीका कार है, थोड़ा सा वो भी बता दें। जी अच्छा, वो उसके अंदर देखें जो बेटी का तो राइट एज़ पर वो शरीयत वो डिसाइडेड है।
जो हमारे ये कोर्ट्स हैं सक्सेशन एंड डिक्लेरेशन लॉज के बाद, वो बेटी का जो राइट है, जो मैरिड बेटी है उसका एक अलग रेशो है, और जो डिवोर्स बेटी है वो अगर पूरी की पूरी डिपेंडेंट है उसका तो राइट उसी तरह ही बनता है। तो ये जो है मैटर, इसके साथ हम कंफ्यूज नहीं कर सकते। पेंशन रूल्स एक ऐसे रूल्स थे चूँकि इनकी अलग से एक लॉ था जिसके तहत वो कोडिफाई हो गए थे। अब उस लॉज में अगर एक स्पेसिफिक कैटेगरी बन जाती है तो फिर उसको बाईपास नहीं किया जा सकता। हम टिपिकल घरों की अगर बात करें कि जहाँ पे इस तरह की तलाक याफ्ता ख़वातीन अपने वालिदैन के घरों में होती हैं, तो वालिद के इंतकाल के बाद जो पेंशन आती है तो वो बेटे को जाती है, या उससे पहले भी जो बाप को पाल रहा होता है तो वो कहता है जी पेंशन आप मुझे दें, तो बेटी को नहीं दिया जाता। इस पे क्या कहना चाहिए? जी, ये बड़ा टिपिकल एक इशू है, बड़ा वैलिड सवाल है। हमारा चूँकि पंजाब में और नॉर्मल पाकिस्तान में भी सारे उसमें एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का रुझान है, तो उसके अंदर टेक्निकली रूल्स के तहत आती बेवा को ही है। इस प्रेसिडेंट के बाद ये देखा जाएगा कि डिपार्टमेंट ने डिस्पर्स सही की, हर फरीकैन ने अपना अकाउंट खोला, परसेंटेज सही बनी, उस परसेंटेज के मुताबिक गई या नहीं गई। अब बात करते हैं जो आप कह रहे हैं कि बेटा कहता है भाई घर में चला रहा हूँ, तो वो फिर बेटा और माँ की अंडरस्टैंडिंग होती है कि जी वो सारे हमें दें। मगर इस जजमेंट के बाद डेफिनेटली ये चीज़ ज़ोर रखती है कि हमारे घर के फ्रेमवर्क जो है उसको वो भी डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि बेटा तो इसमें बेनिफिशियरी है ही नहीं ना पेंशन, वो तो सिरे से ही नहीं है रूल्स के तहत, वो बेवा है या बेटी है। डेफिनेटली ये डिस्टर्ब होगा, क्योंकि अगर कोई ऐसी बेवा है बेटी जो कि बेशक अलग भी रहती है तो क्लेम उसका बन जाएगा, तो वो क्लेम बनने की वजह से वो फिर एक घर के अंदर बज़ाहिर नाचाकी तो होगी। कानून तो यही है कि हर बंदे को उसका इक्वल राइट एज पर लॉ मिले। आखिर में कि ये चेक एंड बैलेंस कैसे किया जाएगा कि फ़लाँ आदमी की पेंशन चली गई और उसकी बेटी तक पहुंच गई? जो भी इदारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये ओवरसी करना था कि ये डिस्पर्स सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ही ड्यूटी होगी कि वो देखे, और मेरा ये मैं अपना एक सजेशन मेरा जहन ये कहता है कि होगा यही। अब ये इसको डिटेल में मैंने देखा नहीं है। अब जब इसके कोई शिकायत इसके मुताबिक कोई आना शुरू होंगी कि बेटी कोई ऐसी शिकायत करेगी जी मुझे मेरा शेयर नहीं मिला, तो वो कौन सा कंसर्न डिपार्टमेंट होगा, तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर, यहाँ पे पंजाब में इन्होंने भी रिसेंटली 2024 जून जुलाई में बेसिकली हर एक अपना डिपार्टमेंट के ग्रीवेंस डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर हेल्थ के मिनिस्ट्री से कोई इशू है तो आप उसके जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनके अंडर कोई भी ऑफिसर है उसको एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर बना दिए, और वो बड़ा वैलिड फोरम है। अब हम हाई कोर्ट्स में पटिशन भी फाइल कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में, तो वो ये कहते हैं कि पहले आप ग्रीवेंस रिड्रेसल में जाएं। मेरे पर्सनली केसेस में, मेरे 2-3 केसेस में मुझे उसका रिड्रेसल मिल गया बजाय हाई कोर्ट जाने के। तो अब ये होगा कि मेरा ख्याल है इसके बाद जो है वो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री उधर की सिंध की, बाकी मिनिस्ट्रीज़ भी दूसरे सूबों की भी, वो डेफिनेटली को ग्रीवेंस सिस्टम सेटअप करेंगे कि भाई जिसको कोई बंदा जिसको नहीं मिला अपना शेयर, तो वहाँ पे पहले कंप्लेंट फाइल करे और अपना शेयर वहाँ से तलब करे।